स्टूडेंट्स, आज हम टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ टेक्सटाइल यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और साथ में इंडस्ट्री में भी बहुत वाइडली यूज होगी इस यूनिट को। तो हमें एक एक चीज़ ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो पहली यूनिट में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। दूसरा फाइबर स्ट्रेंथ टेस्टिंग को हम स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्यों है टेक्सटाइल मटेरियल में, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट वेरियस एंड यूज के हिसाब से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, जैसे कहलाता है मजबूती, ठीक है ना। अब हमारा जो फैब्रिक हो गया या हमारा यार्न हो गया या हमारा फाइबर हो गया, वो हमारे उसकी मजबूती हमारी बेसिकली एंड यूज के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना जो यार्न यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम ऐसी वीविंग में जो हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज हो रही है वीविंग, ठीक है। अब माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज हो रही है जो वीविंग, उसमें पूरा जो मैन है, जो आदमी है, उसका कंप्लीट वेट उस वीविंग पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उस वीविंग में जितनी ज़्यादा मजबूती होगी उतना ही बेटर रहेगा कि उस एंड यूज के हिसाब से उस आदमी की सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल मटेरियल में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही बेटर उसके एंड यूज होगा, एंड प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। कई एंड यूज ऐसे हैं जहाँ पे हमें इस स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट की टॉप लिमिट भी हमें डिफाइन करनी होती है कि उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ हार्मफुल है उस एप्लीकेशन में। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कभी भी गाड़ियों में, सारे लोगों ने गाड़ियाँ देखी हैं, ऑटोमोटिव देखे होंगे। ऑटोमोटिव में एक एयर बैग यूज होता है। एयर बैग जो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग खुल जाने के बाद जब एक्सीडेंट के समय जो ड्राइवर है या जो पैसेंजर है बैठा हुआ है, उसको उसके हेड ऑन कांटेक्ट को या वेरियस पार्ट के कांटेक्ट को टकराने से रोकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंजरीज या ब्रेन हेमरेज के कारण होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द डेथ्स की बात करें तो एयर बैग से उनको रोकता है। अब एयर बैग जब तक अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, जब तक वो खोला नहीं है, तब तक एयर बैग को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रैप यूज किया जाता है। एयर बैग को पकड़े रखने के लिए एक स्ट्रिप यूज की जाती है, उसे एयर बैग होल्डिंग स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो एयर बैग को होल्ड करके रखती है और उसके चारों तरफ स्टिचिंग होती है, स्विंग थ्रेड की स्टिचिंग होती है, उसके अंदर एयर बैग होता है। अब जब एयर बैग खुलने का टाइम आया, जब एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग इन्फ्लेट हुआ, तो काम क्या है, स्ट्रिप को टूटना चाहिए या खुलना चाहिए, उसके बाद एयर बैग बाहर निकलना चाहिए। अब अगर जो जिससे उस स्ट्रिप को सिला गया है, उस सिलाई के धागे की स्टिच स्ट्रेंथ बहुत हाई है, तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सीडेंट के समय एयर बैग को खुलने ही नहीं देगी वो स्ट्रिप। तो ड्यूरिंग एयर बैग जब खुल रहा है तो स्ट्रिप को खुलना चाहिए। तो स्विंग थ्रेड की स्ट्रेंथ एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसे केस में। तो हमारी टॉप लिमिट यहाँ डिफाइंड है, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एंड यूज हाई स्ट्रेंथ का नहीं है, कहीं ना कहीं लिमिट भी डिफाइन की जा सकती है। उसी हिसाब से हमें फाइबर चुनना है, उसी हिसाब से हमें यार्न चुनना है, उसी हिसाब से हमारे फैब्रिक की हमें डायमेंशंस चुनने हैं। अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो फैब्रिक के डायमेंशन जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हमें यार्न यूज करने पड़ेंगे। ईपीआई पीपीआई उतना ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ईपीआई पीपीआई यूज होगा उतनी ज़्यादा स्टिफनेस पड़ेगी, ड्रेप प्रॉपर्टीज घटेंगी, डिफरेंट टाइप के फील भी चेंज होता जाएगा। तो ये जो डायमेंशनल स्ट्रेंथ आती है फैब्रिक में, वो उसकी जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ हैं उनको
उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, उन्हें भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो हर चीज़ ऑप्टिमाइज करके हमें इस पैरामीटर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम क्या रखेंगे, हम जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखेंगे फोल्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब भी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम उसे फोल्स के टर्मोलॉजी में करेंगे। फोल्स किस में नापा जाता है, आइदर न्यूटन में नापा जाता है या ग्राम फोल्स में नापा जाता है। ग्राम फोल्स कैसा हुआ, ग्राम इंटू फोल्स का मतलब, ग्राम फोल्स कैसा होता है, जब कोई बॉडी को लटकाते हैं तो ग्राम फोल्स में उस बॉडी का वेट नापा जाता है। ग्राम फोल्स, ग्राम इंटू 9.8 वो ग्राम फोल्स हो गया। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, दिस इज द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स रिकॉर्डेड एक्सटेंडिंग द टेस्ट पीस टू द ब्रेकिंग पॉइंट। कोई भी हमने टेक्सटाइल मटेरियल लिया, उसको हमने खींचा और तब तक खींचा जब तक वो ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जब ब्रेकिंग पॉइंट पे टेक्सटाइल मटेरियल टूटेगा तो वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो उसकी जो मैक्सिमम फोर्स लगा उसे खींचने में, वो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एक टेक्सटाइल मटेरियल को हमने खींचा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स मैक्सिमम पहुंचा, यहाँ जाके वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे टूटा नहीं मटेरियल, उसमें हो सकता है इंटरनल रप्चर हुआ हो, फिर इसके बाद यहाँ जाके टूटा, कम फोर्स पे टूटा। लेकिन हमारी जो ब्रेकिंग जनरली ऐसा नहीं होता है कि नीचे जाए ट्रेन। जनरली जैसे मैक्सिमम फोर्स अचीव होता है वैसे ही टेक्सटाइल मटेरियल ब्रेकेज हो जाना चाहिए। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम फोर्स अचीव करने के थोड़े टाइम बाद टूटते हैं, वो हमने एक्सट्रीम केस लिया है। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो इस मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स की स्ट्रेंथ कहलाएगी। मतलब ये जो फोर्स कहलाएगा, जो मैक्सिमम जो पीक पे पहुंचा था, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। कभी कभी ऐसे केस में क्या कहा जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक मांगी जाती है। अगर इस केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक मानी जाए तो ये वाला जो फोर्स होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा यहाँ पे, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होगी। तो ये वाला हमने जो डायग्राम बनाया है वो हमने एक्सट्रीम डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैक्सिमम तो क्या है, मैक्सिमम फोर्स जो किसी मटेरियल को तोड़ने में, ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाने में यूज होता है, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। इसे काय में नापेंगे हम, न्यूटन में या ग्राम फोर्स में। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ समझ में आती है। अब हम स्ट्रेस की बात करें, कोई भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस बेसिकली किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस जब हम नॉर्मली मैकेनिकल या मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो स्ट्रेस किसे कहते हैं, फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर का डायमेंशन है वही स्ट्रेस होता है। लेकिन टेक्सटाइल मटेरियल में क्या है, अगर अपना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मटेरियल है तब तो हम स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर हो जाएगा। अपना टेक्सटाइल मटेरियल नॉन यूनिफॉर्म है, यार्न है, जैसे यार्न मटेरियल में क्या है, बीच में स्पेस भी है, एयर स्पेस भी है, तो परफेक्टली क्रॉस सेक्शन निकलना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। फैब्रिक मटेरियल है, उसका क्रॉस सेक्शन परफेक्टली निकलना आसान नहीं होता है। तो ऐसे केस में हमें स्ट्रेस की बजाय स्पेसिफिक स्ट्रेस हम मेजर करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्ट्रेस क्या है, फोर्स अप्लाइड, जितना हमने फोर्स लगाया, डिवाइड बाई उसकी लीनियर डेंसिटी। कभी भी यार्न में क्या होती है, उसकी लीनियर डेंसिटी, मतलब लीनियर डेंसिटी वो भी डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट काउंट सिस्टम में। तो स्पेसिफिक स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी इन टैक्स या डी टैक्स, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स
डिवाइड बाई टेक्स, न्यूटन बाई टेक्स, या ग्राम फोर्स बाई टेक्स, ग्राम फोर्स बाई डेनियर, ग्राम फोर्स बाई डी टेक्स, ये यूनिट हो गई। मैंने क्या बताया, स्पेसिफिक स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि अपना यान और फैब्रिक वगैरह क्रॉस सेक्शन नापना आसान नहीं है, तो कभी भी यान के स्ट्रेस का कंपैरिजन करना है, यान के स्ट्रेस को कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस को फोर्स डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी में मेजर कर लेते हैं। लीनियर डेंसिटी किस फॉर्म में होगी, वो डायरेक्ट सिस्टम में होगी। डायरेक्ट सिस्टम में क्या हो सकता है, टैक्स हो सकता है, या लीनियर हो सकता है, या डी टैक्स हो सकता है। तो इसकी डायमेंशन क्या आई, फोर्स न्यूटन डिवाइड बाई डी टैक्स या डेनियर या टैक्स। ये समझ में आता है स्पेसिफिक स्ट्रेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टेनेसिटी क्या कहलाएगी, टेनेसिटी वो होगी स्पेसिफिक स्ट्रेस एट मैक्सिमम फोर्स। मतलब हमने क्या, हमारा स्पेसिफिक स्ट्रेस क्या है, फोर्स डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी। अब हमारी टेनेसिटी क्या कहलाएगी, जब हमारा कोई मटेरियल टूटेगा उस समय जो हमने फोर्स लगाया तो वो होगा मैक्सिमम फोर्स या फोर्स एट ब्रेक। हम वो एक्सट्रीम कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की। मैक्सिमम फोर्स टू ब्रेक द मटेरियल, मैक्सिमम फोर्स टू ब्रेक द मटेरियल डिवाइड बाय लीनियर डेंसिटी, ये टेनेसिटी कहलाएगी। मतलब मैक्सिमम फोर्स जो उस मटेरियल को तोड़ने में डिवाइड बाय उसकी फाइननेस, मतलब टैक्स उस यार्न का, उस फाइबर का, वो उसकी टेनेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो टेनेसिटी समझ में आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यूज होती है इंडस्ट्री में। टेनेसिटी क्या होगी, फोर्स टू ब्रेक द यार्न और फाइबर, मैक्सिमम फोर्स टू मैक्सिमम फोर्स यूज्ड टू ब्रेक द यार्न और द फाइबर डिवाइड बाई उसकी लीनियर डेंसिटी, वो उसकी टेनेसिटी कहलाएगी। अब हम आते हैं गेज लेंथ पे। गेज लेंथ क्या कहलाती है, जब हम मशीन में टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं तो जितनी लेंथ का यार्न उसमें फिक्स किया गया है वो उसकी गेज लेंथ कहलाएगी या इनिशियल लेंथ कहलाएगी। ब्रेकिंग लेंथ क्या कहलाती है, ऐसी लेंथ, कोई भी ब्रेकिंग लेंथ बहुत पहले यूज की जाती थी, कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल की ऐसी लेंथ जिस कि वो टेक्सटाइल मटेरियल अपनी लेंथ के वेट से टूट जाए, वो उसकी ब्रेकिंग लेंथ कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई धागा है, ठीक है, माना कि उसकी ब्रेकिंग फोर्स उसे जो चाहिए 200 ग्राम फोर्स चाहिए, उसे तोड़ने के लिए ब्रेकिंग फोर्स चाहिए 200 ग्राम फोर्स, ठीक है, और उस मटेरियल का टैक्स हमारा 20 है। कोई भी यार्न लिया हमने, उसको तोड़ने के लिए हमें जो वेट चाहिए वो 200 ग्राम फोर्स चाहिए, ठीक है ना, और उस मटेरियल का जो हमारा टैक्स साइज है 20 है, ठीक है। तो अब उस धागे की ऐसी लेंथ जो धागा लटकाने पे अपने आप धागे को तोड़ दे, वो उसकी ब्रेकिंग लेंथ कहलाएगी। मतलब अगर हमारे 1 किलोमीटर का वेट 20 ग्राम है, 20 टैक्स का यार्न है, 1 किलोमीटर का वेट हमारा 20 ग्राम है। अब हमारा जो यार्न टूटता है वो 200 ग्राम पे टूटता है, तो हम 10 किलोमीटर हम लटका दें धागा, वो अपने वेट से ही टूट जाएगा। अगर हम किसी खूंटी से 10 किलोमीटर धागा लटका दें तो वो धागा अपने वेट से ही टूट जाएगा, अगर वो 20 टैक्स का है और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 200 ग्राम फोर्स है तो इसे हम ब्रेकिंग लेंथ कहेंगे। ब्रेकिंग लेंथ समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं स्ट्रेन एलोंगेशन एक्सटेंशन और ब्रेकिंग एक्सटेंशन पे। ध्यान दें, स्ट्रेन क्या है,
जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं, तो वो मटेरियल खिंचता है, ठीक है ना। जब किसी फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल खिंचेगा। माना कि उसकी लेंथ कोई इनिशियल लेंथ थी, जब हमने फोर्स लगाने के बाद उसकी कोई कुछ लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, खींचेगा मटेरियल तो बढ़ेगी। तो जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, फाइनल खींची हुई लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, ये उसकी स्ट्रेन कहलाएगी। समझ में आता है। स्ट्रेन क्या होगी, जब कोई भी मटेरियल पे फोर्स लगाया जाता है तो वो खिंचता है, तो उसकी जब फोर्स लगाने के बाद जो खींची हुई लेंथ माइनस उसकी इनिशियल लेंथ डिवाइड बाई उसकी इनिशियल लेंथ, वो स्ट्रेन कहलाएगी। ये तो समझ में आता है। अब इलोंगेशन परसेंटेज या एक्सटेंशन परसेंटेज, ये स्ट्रेन क्या है, एक भिन्न है, भिन्न जिसमें अंश और हर होंगे। मतलब अगर माना कि पहले हमारी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर थी, हमने यान लिया था 10 सेंटीमीटर थी, उसमें हमने कुछ फोर्स लगाया तो उसकी 11 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, तो जो उसका स्ट्रेन होगी वो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर होगी, मतलब 0.1 स्ट्रेन आई। स्ट्रेन को मेजर करें तो 0.1। अब यही स्ट्रेन अगर हम परसेंटेज में मेजर करें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इलोंगेशन परसेंटेज। इलोंगेशन परसेंटेज क्या होगा, फाइनल एक्सटेंडेड लेंथ माइनस इनिशियल एक्सटेंडेड लेंथ इंटू 100 डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, मतलब 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, मतलब 10% इलोंगेशन हुआ उसमें, ठीक है ना। जो हमने पहले ही वाला एग्जाम्पल लिया था 11 सेंटीमीटर एक्सटेंड होने के बाद हुई थी, 10 सेंटीमीटर थी तो 11 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, तो स्ट्रेन आई थी 0.1। और अगर हम एलोंगेशन परसेंटेज की बात करें तो 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 मतलब बराबर 10% एलोंगेशन हुआ। अब ब्रेकिंग एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग एक्सटेंशन या ब्रेकिंग एलोंगेशन, जब हम फोर्स इतना लगा दें कि वो मटेरियल टूट जाए, तो जब टूटने से पहले तक जितना उसमें एक्सटेंशन हुआ वो परसेंटेज में वो क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग एलोंगेशन या ब्रेकिंग एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल हमारा जो 10 सेंटीमीटर यान था, हमने उसमें इतना फोर्स लगा दिया कि वो टूट गया। जब टूटने से पहले वो यान माना कि 12 सेंटीमीटर तक खिंच चुका था, हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा यान था, जब टूटने से पहले वो 12 सेंटीमीटर तक खिंच गया, तो उसमें एक्सटेंडेड लेंथ कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, मतलब 2 इंटू इंटू 10 बराबर 20% इसका एक्सटेंशन हुआ। ये ब्रेकिंग एक्सटेंशन कहलाएगा। इतना समझ में आता है। अब हम चलते हैं फोर्स एलोंगेशन कर्व पे। जब भी किसी भी मटेरियल में फोर्स लगाया जाता है, ठीक है ना, तो धीमे धीमे मटेरियल खींचता है, ठीक है। कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल में हम यार में फोर्स लगाएंगे तो पहले मटेरियल खींचेगा, फिर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो मटेरियल टूट जाएगा। तो एक साइड हम अगर हम फोर्स ले लें, दूसरे साइड हम एलोंगेशन ले लें, ठीक है, तो उसका हमने जो कर्व बनाया ये फोर्स एलोंगेशन कर्व कहलाता है। इसमें क्या है, धीमे धीमे हम फोर्स बढ़ाते गए, ये यहाँ पे खिंचता गया, यहाँ पे 2% एलोंगेशन हुआ, फिर धीमे से ये कर्व पहले स्ट्रेट फॉर्म में था, फिर ये बेंड हो गया, फिर ऐसे खींचने लगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए, एक फोर्स 0.3 न्यूटन का ऐसा आया कि ये मटेरियल यहाँ पे टूट गया, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्रेकिंग फोर्स। इसी को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फोर्स एट ब्रेक, ठीक है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, ये फोर्स एट ब्रेक भी है, और
ये क्या कहलाएगा, जितना खींचा था मटेरियल, ये इलोंगेशन एट ब्रेक कहलाएगा। ठीक है, ये फोर्स इलोंगेशन कर्व समझ में आता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यील्ड पॉइंट क्या है, हमने फोर्स इलोंगेशन कर्व बनाया था, ठीक है ना, फोर्स इलोंगेशन कर्व हमने बनाया हुआ था ब्रेक तक कंप्लीट। जब तक फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक वो नॉर्मल है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन से बेंड हुआ वो उसका यील्ड पॉइंट कहलाएगा। जिस पॉइंट पे ये फोर्स इलोंगेशन कर्व का स्लोप एकदम से शार्प डिक्रीज होता है, ये बहुत हाई है स्लोप। स्लोप क्या होता है, रेशियो, ये स्लोप है, ये बहुत हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप ये है। जिस पॉइंट पे फोर्स और इलोंगेशन कर्व का रेशियो बहुत शार्प डिक्रीज होता है वो उसका यील्ड पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। अब यील्ड पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, यील्ड पॉइंट के पहले जो मटेरियल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। माना कि यील्ड पॉइंट ये है, इसके पहले मतलब अगर ये फोर्स हमारा 0.19 है तो अगर हम वो फोर्स 0.19 से कम लगाएं तो हमारा मटेरियल इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ पे एलोंगेशन 1% आया तो जब हम फोर्स को रिमूव कर देंगे तो हमारा मटेरियल नॉर्मल पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो यील्ड पॉइंट के पहले मटेरियल इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। जब हम फोर्स को यील्ड पॉइंट के पहले, अगर यील्ड पॉइंट जैसे 0.19 फोर्स है यहाँ पे, माना कि अगर हमने 0.19 तक फोर्स लगाया उस मटेरियल पे तो जो भी इलोंगेशन, जो भी उसमें एक्सटेंशन आया था, जो भी वो खिंचा था, वो मटेरियल रिकवर करके अपनी ओरिजिनल लेंथ में पहुँच जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, यील्ड पॉइंट के पहले वाला जो मटेरियल है, यील्ड पॉइंट के बिफोर पॉइंट पे जितना भी मटेरियल है वो इलास्टिक मटेरियल की तरह काम करता है। जब फोर्स हमारा यील्ड पॉइंट से ऊपर पहुंच जाता है तो हमारा जो मटेरियल है उसमें दो फिनोमेना काम करती हैं। कुछ % इलास्टिक होता है, कुछ % परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारा फोर्स 0.19 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो उसमें जो इलोंगेशन आएगा तो उसका कुछ पोर्शन तो रिकवर कर जाएगा और कुछ पोर्शन परमानेंटली एक्सटेंशन में, यान के एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ पोर्शन रिकवरेबल है, कुछ पोर्शन नॉन रिकवरेबल है। अब इसको स्पेशल टर्म दिए गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया होगा यील्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं मॉडुलस पे। जो अपना फोर्स और इलोंगेशन कर्व का स्लोप है, स्लोप मतलब इन दोनों का रेशियो। स्लोप क्या होता है, कोई भी टेंजेंट का स्लोप अगर हम देखते हैं किसी भी कर्व पे तो वो क्या क्या रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यान का स्लोप देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाई डायरेक्शन का झुकाव और लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, यही होता है स्लोप। तो फोर्स और इलोंगेशन का रेशियो इसका स्लोप कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो स्लोप क्या कहलाता है, स्लोप क्या कहलाता है, फोर्स इलोंगेशन कर्व का जो भी उस पर हम टेंजेंट डालेंगे या स्पल्सी डालेंगे, जो उसका स्लोप होगा वो उसका मॉडुलस कहलाएगा। मतलब रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइड बाई इलोंगेशन इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस बराबर क्या होगा,
फोर्स डिवाइड बाई एलोंगेशन, यही स्लोप कहलाता है। अब अगर हमारा जो पोर्शन लीनियर है, यील्ड पॉइंट के जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट पोर्शन का स्लोप है वो क्या कहलाएगा? इनिशियल मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? यंग्स मॉडुलस या इनिशियल मॉडुलस, ठीक है। अब हमारा मॉडुलस शो क्या करता है? ये जितना ज़्यादा मॉडुलस होगा, अब क्या है, जितना जितना हाई स्लोप होगा उसका मतलब क्या है, हम फोर्स तो हाई लगा रहे हैं लेकिन हमारा मटेरियल एक्सटेंड कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल की स्टिफनेस बढ़ रही है। मतलब जितना हाई मॉडुलस होगा उतनी ही ज़्यादा मटेरियल की स्टिफनेस होगी, मतलब वो उतना ही कम खींचेगा। फिर से समझेंगे, मॉडुलस क्या शो कर रहा है? स्लोप ऑफ मॉडुलस मतलब इसका झुकाव, इस रेखा का झुकाव ही मॉडुलस शो कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा रेखा ये झुकी होगी उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगा एक गिवन फोर्स पे। फॉर एग्जांपल ये कम झुकी है रेखा, ठीक है ना। अगर हम 2% की बात करें, 2% 0.2 न्यूटन की बात करें, उसमें एलोंगेशन सिर्फ 1% के लगभग है, ठीक है ना। इसका इंक्लिनेशन बहुत हाई है। एलोंगेशन कितना है? 1% है 0.2 न्यूटन फोर्स पे। इंक्लिनेशन देख रहे हैं बहुत हाई है। यही अगर हमारी रेखा ऐसी जा रही होती, 0.2 न्यूटन पे 10% एलोंगेशन होता तो उसका मॉडुलस कम होता, हमारा स्लोप कम है। मतलब जितना हाई मॉडुलस है, जितना ज़्यादा स्लोप है, उतना ही उसका फोर्स लगाने पे खिंचाव उसमें कम आएगा, उतना ही मटेरियल स्टिफर होगा। तो फोर्स एलोंगेशन कर्व का जो रेशियो क्या कहलाएगा? मटेरियल की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, कि वो कितना कम खिंचता है, कितना ज़्यादा खींच सकता है, वो उसका मॉडुलस कहलाएगा। अब मॉडुलस को मेजर कैसे करते हैं, इस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडुलस, सबसे पहला यंग मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये बेसिकली इनिशियल है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो लीनियर लेंथ का रेशियो है वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। कोड मॉडुलस क्या कहलाएगा? जब कोई दो फोर्स एलोंगेशन कर्व में हमने कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो मॉडुलस आया, हमें बीच में कर्व में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो मॉडुलस आया उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड मॉडुलस। तो मतलब ये एक पॉइंट, अगर हम इस ग्राफ को लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों की जो लाइन है इसका जो रेशियो होगा वो वो इन दोनों पॉइंट, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन आएगा वो क्या कहलाएगा? इसका कॉर्ड मॉडुलस। इसे नापेंगे कैसे? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों पॉइंट की, मतलब रेशियो ऑफ फोर्स, मतलब अपर लिमिट ऑफ फोर्स माइनस लोअर लिमिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाई अपर लिमिट ऑफ एलोंगेशन डिवाइड बाई लोअर लिमिट ऑफ एलोंगेशन, ये इसका कॉर्ड मॉडुलस होगा। समझ में आया? अब हम एसेंट मॉडुलस बोलते हैं। कोई भी एक पॉइंट ऐसा है फोर्स एलोंगेशन कर्व में जिसका हमें मॉडुलस लेना है, हमें बीच के वैल्यूज़ का हमें कोई लेना देना नहीं, तो उसको हम कैसे नापेंगे? डायरेक्ट मॉडुलस को, उस पॉइंट का मॉडुलस ये सेंटर से डायरेक्टली नापा जाएगा, तो फोर्स डिवाइड बाई इस पॉइंट का एलोंगेशन, ये डायरेक्ट मॉडुलस होगा, ये सेंट मॉडुलस कहलाएगा। टेंजेंट मॉडुलस क्या होगा?
किसी भी पॉइंट पर फोर्स एलोंगेशन कर्व में जहाँ पे भी टेंजेंट खींची जाएगी उसका स्लोप वो टेंजेंट मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, टेंजेंट मॉडुलस नॉर्मली सॉफ्टवेयर से नापा जाता है। ठीक है ना। तो ये मॉडुलस के टाइप हो गए, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है लेकिन समझ लो बेटर है। अब हम चलते हैं वर्क ऑफ रप्चर पे। सारे लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क और रप्चर क्या कहलाएगा? कोई भी हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, वो डिफॉर्म हो रहा है, टेक्सटाइल मटेरियल खिंच रहा है। हमने फोर्स और एलोंगेशन कर्व लिया, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, हमने माना कि 1 kg का फोर्स यहाँ लगाया तो वो माना कि हमारा कितना खिंच गया, मतलब 10% उसमें एलोंगेशन आ गया। तो हमारा जो वर्क है वो क्या कहलाता है, फोर्स की डायरेक्शन में हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो हमारी वर्क कहलाती है। तो हम फोर्स कैसा लगा रहे हैं, कोई भी मटेरियल को खींचने के लिए कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में हमारा मटेरियल खींच रहा है, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वर्क को कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो फोर्स को लगाने पे वर्क हो रहा है, अपना वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या कहलाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितना फोर्स लगा और कितना वो खींचा वो उसका डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क डन होगा। ये तो समझ में आता है। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अपना हम जब फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल खिंचता है, एक्सटेंड होता है, जितना खिंचता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, खिंचाव उसका मतलब एलोंगेशन जो है उसका, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना। अब हमें वर्क ऑफ रप्चर निकालना है। तो जब हमारा मटेरियल टूटेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना, तो जितना उसने वर्क डन किया होगा वो उसका वर्क ऑफ रप्चर कहलाएगा। जब कोई मटेरियल टूटता है तो उसको तोड़ने में जितना वो फोर्स वर्क करता है वो उसका वर्क ऑफ रप्चर कहलाएगा। वर्क ऑफ रप्चर हम कैसे मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया F, एक छोटा सा एक्सटेंशन हमने DL लिया, छोटा सा एक्सटेंशन हमारा DL हुआ, उसमें फोर्स लगाने पे थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ DL, स्मॉल प्रोपोर्शन में डेल्टा L, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डेल्टा L। ठीक है ना। अब वर्क ऑफ रप्चर क्या आएगा, ऐसे ही ये थोड़े थोड़े पोर्शन में आगे बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ के ब्रेकेज पे आ जाएगा, ब्रेकिंग एक्सटेंशन पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो वर्क ऑफ रप्चर आएगा वो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके ब्रेकिंग एलोंगेशन तक। यहाँ ब्रेकिंग एलोंगेशन है, 0 से ब्रेकिंग एलोंगेशन तक, ये हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, 0 से ब्रेकिंग एक्सटेंशन ब्रेकिंग एलोंगेशन तक का इंटीग्रल F इंटू डी एल, ये अपना वर्क ऑफ रप्चर होगा। ये समझ में आता है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, हमने फोर्स को हमने क्या किया था, फोर्स को न्यूटन में नापा था, डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर में नापा है। ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, इसे हम जूल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क ऑफ रप्चर। अब वर्क ऑफ रप्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे आते हैं। वर्क ऑफ रप्चर हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, हमने कोई भी मटेरियल को तोड़ने के लिए कुछ काम किया, वो वर्क ऑफ रप्चर कहलाएगा। ठीक है ना। अब हमारा कोई भी मटेरियल है, कोई भी धागा है, हमने उसमें उस धागे में m ग्राम का मास हमने h हाइट पे लटकाया है। ठीक है।
हमने एच हाइट पे उस धागे से अभी धागे में बांधा है और अभी हमने मास को छोड़ा नहीं, एच हाइट से हमने मास को छोड़ा नहीं, ठीक है। अब उसमें जो धागे, जब हम धागे को छोड़ते हैं तो जो mgh है, जो एच हाइट पे जो उसकी ऊर्जा थी, जिसे हम स्टैटिक ऊर्जा कहते हैं, ऑल्दो हिंदी में स्टैटिक फॉर्म में जो ऊर्जा रहती है, एक गतिमान ऊर्जा होती है, एक स्टैटिक ऊर्जा होती है। तो स्टैटिक फॉर्म की जो ऊर्जा रहेगी वो mgh रहेगी, हमने एच हाइट पे जब पकड़ा हुआ है। जब हम उसे छोड़ देंगे तो ये स्टेट फॉर्म की ऊर्जा है, ठीक है, mgh। ये ऊर्जा किस में बदल जाएगी, वो नीचे कन्वर्ट होगी वेग में। अब हमारा जो मटेरियल की अगर हमारा वर्क ऑफ रप्चर mgh से ज़्यादा है, ठीक है ना, वर्क ऑफ रप्चर अगर mgh से ज़्यादा है हमारे उस यान का जो हमने जिससे लटकाया हुआ है, तब तो यान नहीं टूटेगा। अगर हमारा वर्क ऑफ रप्चर अगर mgh से कम है तो ये हमारा यान टूट जाएगा। तो ऐसे एप्लीकेशन में जहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्बेंस ज़रूरी होता है, वहाँ वर्क ऑफ रप्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो केस बताया था, जैसे कोई भी बंदा माउंटेन क्लाइंबिंग पे है, मान लो ऊपर से जिससे वो लटका हुआ है वो हिंज टूट जाता है, तो उसके पास क्या है, अब वो रस्सी से ही लटकेगा बाद में। तो जितनी हाइट से वो गिरता है और वो mgh उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्क ऑफ रप्चर का सिग्निफिकेंस समझ में आता है। अब हमें ज़रूरी नहीं है अगर हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमारा वर्क ऑफ रप्चर ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्क ऑफ रप्चर कैसे कैलकुलेट होगा, ये फोर्स इनटू इस dl का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इनटू एलोंगेशन। तो ये क्या है, बेसिकली इस जो कर्व है, जो ग्राफ है, इस कर्व का एरिया ही वर्क ऑफ रप्चर है। इसका जो एरिया है वो वर्क ऑफ रप्चर है, ठीक है ना। अब हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई वर्क ऑफ रप्चर ही दे। तो इसीलिए हमें दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, वर्क ऑफ रप्चर भी मेजर करना और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेजर करना। एक हमारा कॉटन थ्रेड है, इसकी स्ट्रेंथ 450 ग्राम है। एक हमारा वूलन मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 350 ग्राम है। मतलब एक कोई यार्न है, उस पर अगर हम 450 ग्राम वेट लटकाएं तो वो टूट जाएगा अपने वेट 450 ग्राम वेट से। तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 450 ग्राम है। एक वूल मटेरियल है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 ग्राम पे ही ये वूल मटेरियल टूट जा रहा है। लेकिन अगर हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया देखें कॉटन वाले का, इसका एरिया इस वूल के ग्राफ के एरिया से कम है, ठीक है ना। तो वर्क ऑफ रप्चर वूल का ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर हम बात करें, इस एग्जांपल में कॉटन का जो वर्क ऑफ रप्चर है वो 2.36 जूल है और वूल के फैब्रिक का वर्क ऑफ रप्चर है 8.02 जूल। मतलब वूलन फैब्रिक का परफॉर्मेंस कॉटन फैब्रिक के परफॉर्मेंस से बेटर होगा। ये समझ में आता है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया है, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया है, इस एरिया से कम है, इसलिए वूल फैब्रिक का परफॉर्मेंस कॉटन फैब्रिक के परफॉर्मेंस से बेटर है जब हम सॉक दें उसको, फैब्रिक को। अब हम चलते हैं आगे, अब स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर में। नॉर्मली टेक्सटाइल मटेरियल को कंपैरिजन करने के लिए हम स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर निकालते हैं। स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर क्या होता है, वर्क ऑफ रप्चर
डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। इनिशियल लेंथ तब हम जोड़ते हैं जब हमारी गेज लेंथ चेंज हो। अगर हमारी गेज लेंथ कांस्टेंट है तो हमें इनिशियल लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं। स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर हमारा कैसे मेजर किया जाता है? वर्क ऑफ रप्चर वो एफ जो हमने एरिया निकाला था डिवाइड बाई उस यान की डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, वो स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर कहलाएगा। जैसे हमने पीछे हमने स्पेसिफिक स्ट्रेस निकाला था ना, फोर्स डिवाइड बाई लीनियर डेंसिटी, ऐसे ही स्पेसिफिक वर्क ऑफ रप्चर होगा वर्क ऑफ रप्चर डिवाइड बाई लीनियर डेंसिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंसी एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं।